हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 14 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। और हाँ तूने यह बात तूने यह बात बिल्कुल सही कही। जो किस्मत में नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं उससे दूर ही रहूँगा, जितना दूर रह सकता हूँ। इतना दूर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई भी तकलीफ हो। यह कहकर अरमान अपने कमरे से उठकर बाहर चला गया। सविन्या मन ही मन सोचने लगी, अरमान को अब ठीक होने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि जिस्म के घाव तो भर जाते हैं लेकिन शब्दों के घाव को भरने में सालों लग जाते हैं। यह सोचकर अनाया अरमान के कमरे से उठकर अपने कमरे में चली गई। यह सोचकर सविन्या अरमान के कमरे से उठकर अपने कमरे में चली गई। अरमान के बाहर निकलकर अपने आदमी शंकर को फ़ोन किया और बोला, तुम सब मुझे अभी मिलना, जल्दी से जल्दी हो सके। सबको लेकर मरीन ड्राइव तक पहुंचो। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया और अपनी गाड़ी लेकर मरीन ड्राइव की तरफ निकल गया। अरमान थोड़ी देर में मरीन ड्राइव पहुंच चुका था। वहां पर वो अपनी मनपसंद जगह समुद्र के ठीक सामने पत्थर पर बैठ गया और समुद्र की लहरों को देखने लगा। यहाँ आकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। अरमान को अब भी 5 ही मिनट हुए थे वहाँ आए, तभी उसने अपने पीछे कुछ लोगों के आने की आहट सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शंकर के साथ उसके बाकी सारे आदमी उसकी तरफ चले आ रहे थे। अरमान वहाँ से उठकर खड़ा हुआ और अपने आदमियों की तरफ बढ़ गया। अरमान जाकर अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा हो गया। अरमान के सारे आदमी अरमान के पास आकर खड़े हो गए। सब लोगों ने अरमान को सलाम किया और हमेशा की तरह अरमान ने सबको नॉर्मल तरीके से जवाब दिया। उन सबसे बातें करते हुए अरमान ने सिगरेट सुलगाई और एक कस भरने लगा। अरमान राजू से बोला, दिल्ली वाली डील का क्या हुआ? माल सप्लाई करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? राजू आगे आगे आया और बोला, भाई वहाँ कुछ लोकल गुंडे हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मुंबई में माल सप्लाई होने में हमें बहुत टाइम लग रहा। अरमान सिगरेट का कस पाते हुए, और इतने दिनों से हम क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। उसके सारे आदमियों का सर झुकाकर खड़े हो गए। वो जानते थे अरमान अपने काम में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करता और उसके गुस्से का ट्रेलर तो वो कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में देख चुके थे, इसलिए उनकी जुबान से कुछ नहीं निकला। उन सब पर ध्यान ना देते हुए अरमान बोला, कल सुबह दिल्ली की फ्लाइट बुक करो। मैं सुबह दिल्ली जाऊंगा और वहाँ के काम को देखूंगा और तुम सब यहाँ के काम संभालोगे। मोहन बोला, भाई लेकिन यहाँ के काम को संभालते संभालते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप अकेले जाना सही नहीं। अरमान, जानता हूँ, तभी तो जाना चाहता हूँ, मेरी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। अरमान के सारे आदमी सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। अरमान अपनी गाड़ी में बैठते हुए उन सब से बोलता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं मुंबई शहर से बाहर हूँ। किसी को शक हो गया तो यहाँ के काम में अपनी टांग अड़ाएंगे, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे पीछे यहाँ सारे काम शांति से होने चाहिए। मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए। जब तक कि मैं यहाँ ना आ जाऊँ, तुम लोग सविन्या का खास ख्याल रखोगे। मेरे पीछे उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह कहकर अरमान ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जाने से पहले रुक गया, और ये रुकता देख मोहन उसके पास वाक कराया और बोला, क्या हुआ भाई? आप कुछ भूल रहे हो क्या? मोहन, तुम्हें अनाया का ख्याल रखना होगा। जब तक मैं नहीं आ जाता वो तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि कोई उस पर नज़र रख रहा है या उससे पीछे, समझे? बस तुम्हें ये याद रखना है। कहकर अरमान अपनी गाड़ी स्पीड से चलाते हुए वहाँ से चला जाता है। मोहन अरमान की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। तभी बाकी साथी उसके पास आकर पूछते, क्या हुआ अरमान भाई, क्या भूल कर गए हैं? मोहन हैरान होकर बोलता है, अनाया का ख्याल रखना। मोहन के साथ बाकी सब सारे आदमी हैरान हो जाते हैं। उनमें से राजू बोलता है, अनाया एक्सीडेंट वाली लड़की जिसकी वजह से भाई ने मुझे थप्पड़ मारा था। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। तभी शंकर उन सबको खुश होकर बोलता है, भाई को उस लड़की से मोहब्बत हो गई है, इसलिए तो पहली बार उन्होंने किसी और लड़की का ख्याल रखने के लिए हमें बोला है। तभी संजय खुश होकर बोलता है, अरे हमें तो उसी दिन समझ जाना चाहिए जिस दिन भाई ने उसके लिए हमसे लड़ाई करी थी।
तभी शंकर बोला, यार संजय, अब तो वो लड़की है या अनाया नहीं, अब वह हमारी होने वाली भाभी है, तो अब हम उन्हें अपनी भाभी बनाएंगे, समझे। सब सब एक साथ खुशी से बोलते हैं, हाँ अनाया भाभी। अरमान अपनी कुछ काम निपटा कर शाम तक घर आ चुका था, तो शिविन्या के कमरे में गया तो उसने देखा शिविन्या अपने कमरे में नहीं थी। अरमान फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने कमरे पर चला गया। उसने घर के नौकर श्याम काका को आवाज़ लगाई, काका ऊपर आइए, मुझे कुछ काम है आपसे। यह सुनकर काका दौड़ते हुए अरमान के कमरे में आ गए और बोले, बोलो बेटवा, क्या काम है, तो को हमसे। अरमान ने शिविन्या के बारे में पूछा। काका ने पूछा तो काका ने उसे बताया, शिवो बिटिया को कॉलेज में कुछ काम था तो वो कुछ किताबें लेने लाइब्रेरी गई हैं। अरमान काका, मेरे कपड़े पैक कर दीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ और आप मेरे पीछे शिविन्या का ध्यान रखिएगा। जी बेटवा। कहते हुए काका ने अरमान का सामान पैक किया और एक बैग तैयार कर दिया। अरमान अब शिविन्या को बताने का इंतजार करने के लिए अपनी बालकनी में खड़े होकर वो जानता था कि शिविन्या को यह पता चलेगा तो वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है, वो हमेशा की तरह परेशान हो जाएगी। लेकिन वो कभी भी बिना बताए नहीं गया। अनाया अपने ऑफिस से थोड़ी परेशान बैठी थी। उसे लगा उसने अरमान के साथ इस तरह बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। इन सब बातों के बीच अनाया ने अपना काम खत्म किया और रात तक घर आ गई। घर वापस आकर वो अपने बाकी कामों में लग गई। दूसरी तरफ अरमान लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ कर रहा था। तभी शिविन्या उसके कमरे में आ गई और साइड में पड़े बैग देखकर समझ गई कि अरमान कहीं बाहर जाने की तैयारी में है। अरमान ने शिविन्या को आता देखकर लैपटॉप साइड में रख दिया और प्यार से उसे बुलाया। शिविन्या अपने भाई के पास जाकर बैठ गई और बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? अरमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ दिनों के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, लेकिन तब तक मुझे प्रॉमिस करो तुम अपना ध्यान रखोगी। शिविन्या, आप आराम से जाइए भाई, आपका जाना जरूरी है, और अगर आपको कुछ दिन बाहर रहने से अनाया से दूर होते हैं और उसकी आदत से बाहर आते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं होगी। ऐसा सुनकर अरमान प्यार से शिविन्या के साथ हाथ फेरता है। अरमान, तो आज अपने भाई को अपने हाथ से खाना खिलाएगी, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद तेरे हाथ का बना खाना खा पाऊंगा। शिविन्या मुस्कुराते हुए कहती, इसलिए तो मैं आपको बुलाने नहीं आई थी। भाई नीचे चलिए, खाना तैयार है। यह सुनकर अरमान शिविन्या का हाथ पकड़कर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है। अनाया खाना बनाकर अमित के साथ खाना खाने बैठ जाती है। अनाया चुप होकर खाना खाती है और अमित उसकी तरफ देखते हुए, आज परेशान है आप? अनाया अमित की तरफ देखते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ, हमेशा की तरह थोड़ा थक गई हूँ और अच्छे से सो जाऊँगी कि शायद फिर ठीक हो जाऊँगी। अमित, यदि कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं छोटा भी नहीं हूँ। मैं क्या आप अपनी बातें शेयर करके अपना मन हल्का ना कर सकें? अनाया, मैं ठीक हूँ भाई, ऑफिस के काम से थोड़ी टेंशन रहती है और कोई बात नहीं। अमित यह सुनकर चुपचाप खाना खाता है और अपने रूम में चला जाता है। अमित को पता था अनाया कोई भी टेंशन वाली बात शेयर नहीं करेगी। अनाया जल्दी से अपना बाकी काम किया और हमेशा की तरह अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। बालकनी में आकर उसकी नजर सामने की सड़क पर पड़ी। कभी अरमान खड़ा होकर उसका इंतजार करता था। वह सड़क खाली थी, ना वह अरमान था और ना ही गाड़ी। यह देखकर अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी उसकी धमकी के बाद अरमान कभी वापस नहीं आएगा। अनाया ने अपने आंसू को पोंछकर वापस अपने कमरे में आ गई। तो उसका दम घुट रहा था, लेकिन वह बालकनी में भी नहीं जाना चाहती थी। बालकनी में जाती तो उसके सामने अरमान का चेहरा रोता हुआ नजर आता। अनाया ने अपने आंसू पोंछे और बेड पर सोने के लिए लेट गई। सोते हुए अनाया ने डिसाइड किया कि वो कल ही अरमान का पता लगाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी। अपनी बात करने के तरीके के लिए वो अरमान से मिलेगी, यह सोचकर अनाया के मन में सुकून मिला। वो महसूस कर सकती थी कल का इंतजार। अनाया सुकून की नींद से सो गई और अरमान और शिविन्या ने साथ में बैठकर खाना खाया। बहुत सारी बातें की। अरमान बात करते हुए शिविन्या को देख रहा था। शिविन्या अरमान को नॉर्मल देखकर बहुत खुश थी। अरमान भी उसे देखकर खुश था। इसलिए अरमान ने सिर्फ वही बातें की जैसे शिविन्या
खुश रहे। खाना खाने के बाद शमीना और अरमान ने बहुत सारी बातें की। बात करते कब रात का 1 बज गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। हाल में लगी घड़ी 1 बजने का शोर अरमान जबरदस्ती शमीना को उस कमरे में सुलाकर अपने कमरे में गया। अरमान आकर अपने बेड पर लेट गया और अनाया के बारे में सोचने लगा। मेरे बिना अफसोस हो तुम, तो यही खुशी में तुमसे छीन कैसे सकता हूँ। पूरी कोशिश करूँगा खुद को तुमसे दूर रखने की, थोड़ा दूर जाकर, लेकिन तुम मेरे उतने ही करीब हो जितनी मेरे दिल की धड़कन। ये सोचते हुए अरमान सो जाता है। यहीं पर इस कहानी के वाक्यांत होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।